पाकिट मारो की टोली है पाकिट मारो की। अरे हिम्मत थी तुम्हारे में ना, मत का उड़ा पर अजित पवार ये पाकिट मार कौन? अरे मेरा दादा तो दिलदार है, पाकिट मारता तुम हो। 15 वर्ष जे आहे ते आपल्याला फसवण्याचं काम केलं. 15 वर्ष महानगरपालिकेची कामं, माझी कामं हे दाखवण्याचं काम हे लोकांना केलं, भ्रमित करण्याचं काम लोकांना केलं. मला वाटतं ह्या वेळेस वेळ आलेली आहे की आपल्याला एक नवीन आश्वासक चेहरा त्या विधानसभेसाठी पाहिजे. आणि तो आश्वासक चेहरा नजीबुल्ला यांच्या रूपाने मी पाहतो. रिस्पॉन्स नजीबुल्ला यांना मिळतोय. परवा तळेगाव विटावा दुसऱ्यावर मला वाटतं ह्या वेळेस बदल होण्याचं खातर आहे. मस्जिद में जुम्मा पढ़ने गए थे मेरे दोस्त लोग कुछ, तो उन्होंने कहा था कि आज एक मुमरा में नया भिखारी आया है, भीख मांग रहा है कि मैं हूँ भिखारी और मेरे भिखारी को वोट दो. महाराष्ट्र वोटर किसके साथ, कौन सी पार्टी किस पे भारी, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी सरकार, महायुति या महाविकास आघाड़ी या और कोई तीसरा समीकरण. पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता. कौन कब कहां किसके साथ अलायंस करेगा, कौन कब कैसे पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों से मिल जाए. महाराष्ट्र का महासंग्राम विधानसभा इलेक्शन 2024 20 नवंबर 2024 को 288 सीटों पर वोटिंग होना है और 23 नवंबर 2024 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा. इस राज्य में दो बड़े गठबंधन है, एक महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, और वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी शरद पवार ग्रुप की है. 48 लोकसभा सीटों में से जो महाराष्ट्र में है उसमें से एक ही सीट थी जहां पर मुस्लिम एमपी था. लेकिन इस अलायंस के चक्कर में जो लोगों ने, जो उलमा ने अपील की थी कि इंडिया अलायंस को वोट देना है, तो इंडिया अलायंस को वोट देने के चक्कर में एक सिटिंग एमपी इम्तियाज जलील को हरा दिया गया. आज बीजेपी के नाम से मुसलमानों को डराया जा रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये पार्टी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, ये पार्टी यानी बीजेपी, वो पार्टी यानी बीजेपी. इस तरीके से डराया जा रहा है. और हमने पिछले लोकसभा इलेक्शन में देखा कि कैसे इंडिया अलायंस को वोट देने के चक्कर में सिटिंग एमपी जो एमआईएम के हैं औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को हरा दिया गया. अगर ये सेकुलर पार्टीज इतनी सेकुलर थी और इतनी उन्हें माइनॉरिटीज की, मुसलमानों की फिक्र थी तो एक सीट छोड़ देते कि ठीक है कि हमारी माइनॉरिटी कमेटी, हमारा मुस्लिम समाज हमें सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक सीट जो सिटिंग एमपी इम्तियाज जलील है जो एमआईएम से है, हम उसे छोड़ देते हैं, अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हैं. अगर ऐसा महाविकास आघाड़ी करती तो शायद ये बात पॉसिबल होती कि बाबा हमने आपके लिए एक सीट छोड़ दी है, बाकी सीट पे आप हमें सपोर्ट करो. लेकिन नहीं, वहां पर भी महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट उतारा और क्या हुआ इसका रिजल्ट, इम्तियाज जलील अपनी सीट हार गए. तो 48 लोकसभा सीट जो महाराष्ट्र में है वहां एक ही सीट थी जहां पर मुस्लिम एमपी था, वो भी हार गया. तो इस तरीके से बीजेपी को हराने के चक्कर में मुसलमान अपना खुद का नुकसान कर रहा है. मेरा नहीं, ये तमाम इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि जब आप वोट करें तो किस बुनियाद पर आप वोट करेंगे. आप कैंडिडेट का कैरेक्टर देखें, कैंडिडेट का एजुकेशन देखें, कैंडिडेट की ईमानदारी देखें, कैंडिडेट पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कैंडिडेट अच्छी छवि वाला है, उसके अंदर कोई फ्रॉड, कोई गबन, कोई बड़े बड़े स्कैम के केसेस तो नहीं है. अगर अच्छी छवि वाला, ईमानदार कैंडिडेट, पढ़ा लिखा कैंडिडेट और जो लोगों के हित में काम करे, जनहित में काम करे, तो जातिवाद ना करे, अगर ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे तो किसी भी पार्टी में होगा, वो आपके हितों की रक्षा करेगा. लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे ब्लैकमेल करके खाली मुसलमानों को बढ़ाया जा रहा है और मुसलमान अपने ऊपर बीजेपी को हराने का टोकरा लेके घूम रहा है. क्यों भाई, किस लिए? इससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी का नुकसान होगा, ये बात याद रखना. और जिस सेकुलर अलायंस को मुसलमान वोट करता है यह सोच के कि ये सेकुलर पार्टियां हैं, ये हमारे हितों की बात करेंगी, हमारे लिए बोलेंगी, हमारे लिए आवाज उठाएंगी, लेकिन ये पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं. ना तो मुसलमानों का उनके हक का शेयर देती हैं, ना तो मुसलमानों को उनका रिप्रेजेंटेशन देती है, हाउस में, पावर में, सत्ता में नहीं लेती हैं. और जब उनके लिए आवाज उठाने की बात आती है, जब उनके लिए बोलने की बात आती है, तो ये पार्टियां खामोश हो जाती हैं. क्यों? इस डर से कि जो उनका हिंदू वोटर्स है, अगर इन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया, मुसलमानों को कैंडिडेट बनाया, तो जो उनके हिंदू वोटर्स है वो नाराज हो जाएंगे, वो उन्हें वोट नहीं देंगे. मुसलमान का क्या है, वो कहां जाएगा, वो बीजेपी को तो वोट
नहीं देगा तो उसको घूम फिर के हम सेकुलर पार्टीज को ही वोट देना है। तो इसीलिए मुसलमानों को बीजेपी के नाम से डरा के मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पे ब्लैकमेल किया जा रहा है और मुसलमान जज्बात में आके, इमोशन में आके अपना खुद का नुकसान कर रहा है। और मैं आपको बता दूं आज की पॉलिटिक्स कैसी है, कौन सी पार्टी कब कहां चली जाए, कौन सी पार्टी किससे मिल जाए, कौन सी पार्टी कब किससे अलायंस कर ले, कौन सा नेता, कौन सा लीडर और कौन सा कैंडिडेट कब किससे मिल जाए, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो मान लो अगर आपने इमोशन में आके, जज्बात में आके और आपने एक पर्टिकुलर पार्टी को, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दिया एक फला पार्टी के अगेंस्ट, अगर वही कैंडिडेट, अगर वही पार्टी जाके उन्हीं से मिल जाए तो सोचिए हम और आपको जिन्होंने वोट दिया है उन्हें कैसा लगेगा कि उनके साथ चीट किया गया, उनके साथ धोखा किया गया। लेकिन क्या होगा उस वक्त में, आप सब चीजें हाथ से निकल गई होंगी, आप कुछ नहीं करेंगे सिवाय इसके कि 5 साल तक आप वर्ष तक खेलते रहेंगे, लोगों को बुरा भरा बोलते रहेंगे और ऐसे वीडियो शेयर करते रहेंगे। लेकिन 5 साल के बाद में ही आपका नंबर आएगा, आपका ये जो मौका आपको मिला है ये चला जाएगा। मेरी बात ये याद रखना। आज महाराष्ट्र में तकरीबन 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन 20% से ज्यादा है। आप सोचिए 20% से ज्यादा पॉपुलेशन है फिर भी, और कई कई सीटें तो ऐसी है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 40% से ज्यादा है, लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी ने वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। क्यों? हम वोट देते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे हमारी महाविकास आघाड़ी को, इंडिया अलायंस को, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना है और शरद पवार की एनसीपी है। हम इन्हें वोट तो देते हैं लेकिन ये हमारी रिप्रेजेंटेशन को क्यों भूल जाते हैं, क्यों ये कैंडिडेट नहीं देते हैं? 288 सीट, 288 सीट में से सिर्फ 11 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जिसमें से 8 कांग्रेस ने दिया है और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना ने सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया है और शरद पवार की एनसीपी ने जो तकरीबन 85 सीटों पर लड़ रही है सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट चाहिए, और जब आप रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है, जब उनको उनका शेयर देने की बात आती है तो आप उन्हें उनका अधिकार और उन्हें उनका हक, उन्हें उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। बहुत सारी ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 40% से ज्यादा है, जैसे मुंब्रा, अमरावती, अकोला, भाईकल्ला, भिवंडी, औरंगाबाद सेंट्रल, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन तकरीबन 45%, 48%, 50% से भी ज्यादा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए हैं। एनसीपी अजित पवार ने 149 कलवा मुंब्रा से एक मुस्लिम कैंडिडेट, एक मुस्लिम चेहरा यानी नजीब मुल्ला को टिकट दिया है। यही मुंब्रा से एनसीपी शरद पवार ने अपने सिटिंग आमदार जितेंद्र आव्हाड को टिकट दिया है जिनकी निशानी तुतारी है, और वहीं दूसरी तरफ एनसीपी अजित पवार ने अपने कैंडिडेट नजीब मुल्ला को टिकट दिया है जिनकी निशानी घड़ी है। अब ये कांटे की टक्कर हो सकती है क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है और जितेंद्र आव्हाड को लेकर पिछले 15 सालों में काफी एंटी इनकम्बेंसी है, और फिर नजीब मुल्ला किस तरीके से इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा पाते हैं, क्या रणनीति करते हैं, और शहर के बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं वो किस तरीके से उस मुद्दे को जनता के सामने लाते हैं और किस तरीके से वो मुद्दे को उजागर करते हैं और जनता के दिल में किस तरीके का विश्वास जगा पाते हैं और किस तरीके का यकीन और भरोसा दिखाते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत बहुत कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि मुंब्रा की जनता एक बदलाव चाहती है। तो क्या नजीब मुल्ला वो बदलाव का बदल हो सकते हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। महाविकास आघाडीचे प्रत्येक भारतातून नेते येतील, त्यांनी कुठून तरी फतवे आणायचे प्रयत्न केलेत, पण यावेळी कार्यकर्त्यांचा विजय असणार आहे, कारण बदल हवाय, बदल होणार आहे आणि मत कोणाला द्यायची, कारण राग आहे। प्रेमळ नागरिक आहे मुंब्रा कळव्यातले, टोरेंट सारखा भुर्दंड टाकला, एक रेकॉर्डिंग बाहेर आली आहे, तुम्ही ते का चालवत नाही? त्याच्यात हुंडेकरी नावाचा ज्यांनी चार्ज दिलाय 1 मार्च 2020चा, त्याच्याने एक पत्रकाराचा संवाद आहे, तो त्याच्यात म्हणतोय का प्रत्येक युनिटच्या मागे 60 पैसे त्यांना जातात, म्हणजे 4000चा बिला मागे 400 रुपये त्यांना जाते। तर तो परिसर आहे जो टक्केवारी खाणार असेल नागरिकांना, गोरगरिबांना लाईटीमध्ये लूटमार होतात, टोरेंट पळवणार, पाण्याचे प्रश्न सोडवणार, ट्रॅफिकचे प्रश्न सोडवणार, फेरीवाल्याचे प्रश्न सोडवणार, शाळा चांगली करणार, रोजगार आणणार, सर्व काम आम्ही करणार, कारण कामच आमची ओळख है। और एक कैलकुलेशन बता देता हूं जिसे आप दिमाग में रखना, शायद पॉसिबिलिटी है, क्योंकि शरद पवार
वो चीज है कि जो उनके बाजू में, जो उनके साथ में रहता है, उसे भी पता नहीं होता है कि इनकी अगली डाय, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इतने शातिर और इतने स्मार्ट है, इसीलिए शरद पवार को महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का चाणक्य कहा जाता है। अब कैलकुलेशन कीजिए कि शरद पवार यानी एनसीपी शरद पवार तकरीबन 85 सीटों पर लड़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ अजित पवार जो महायुति के साथ में, वो तकरीबन 54 सीट्स पर लड़ रहे हैं। शरद पवार की जो एनसीपी जो तकरीबन 85 सीटों पर लड़ रही है, अगर शरद पवार 50 से 60 सीट जीत जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अजित पवार जो महायुति के साथ में है, जो 54 सीटों पर लड़ रहे हैं, अगर वो 30 सीट के आसपास जीत जाते हैं, तो सोचिए एक कैलकुलेशन, ये 60 सीट, वो तकरीबन 30 सीट, 80, 85, 90 सीट्स ऐसा ही हो जाती है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि महाराष्ट्र कोई एक नया गेम प्लान, एक नया कैलकुलेशन देखेगा रिजल्ट्स के बाद में, कि दोनों एनसीपी एक साथ आ जाए, शरद पवार की और अजित पवार की मिल जाए? तो सोचिए कि अजित पवार कितने बड़े गेम चेंजर होंगे। ही विल बी अ किंग मेकर, और पॉसिबिलिटी शायद ही मे बिकम द सीएम। ये मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, पॉलिटिकल एक स्टडी बता रहा हूं, सिर्फ अनुमान है, एक एनालिसिस है, एक कैलकुलेशन है। ये मैं आपको यकीन के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसलिए सोचिए कि कितना बड़ा उलटफेर, कितना बड़ा गेम चेंजर, कितना बड़ा गेम प्लान हो सकता है। तो जो लोग आज इमोशन हो रहे हैं वोट देने के लिए कि ये पार्टी यानी बीजेपी, वो पार्टी यानी सेक्युलर, तो इस तरीके से हम अगर बट के खाली इस बुनियाद पर वोट देंगे कि ये पार्टी बीजेपी के साथ में है और वो पार्टी इसके साथ में है, तो मैं इसे वोट दूंगा, उसे वोट दूंगा, नहीं। अगर ऐसे कैंडिडेट को सोच समझकर, जज्बात से नहीं, इमोशन से नहीं, दिमाग के साथ में, यकीन के साथ में कैलकुलेशन करके अपने हित में, अपने बच्चों के हित में, अपने शहर के हित में अगर वोट करेंगे, तो शायद ये आने वाले वक्त में हमारा वोट एक डिसीजन मेकिंग वोट साबित होगा। नहीं तो ऐसा तो हम सालों साल से वोट देते आ रहे हैं। हम यानी मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के जरिए यूज किया जा रहा है कि मुसलमान वो यतीम बच्चा है, तो जब इलेक्शन आता है तो उसे गोद ले लिया जाता है, बहुत प्यार दिखाया जाता है, और इलेक्शन खत्म हो जाता है तो उसे वापस से यतीम खाने में छोड़ दिया जाता है। हम हमारी हालत ऐसी बना चुके हैं, तो अब कम से कम ये वक्त है कि हम एक बदलाव करें, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बन के यूज न होने दें। हम भी दिखाएं कि हम भी सक्षम है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं। हम मुद्दों पे वोट देंगे, हम कैलकुलेशन पे वोट देंगे, हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे शहर के लिए, शहर के लोगों के हित में वोट देंगे, जो हमारे शहर का विकास करेगा, जो हमारे शहर का डेवलपमेंट करेगा, जो हमारी आने वाले वक्त में हमारे बच्चों की हितों की रक्षा करेगा, जो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य पर काम करेगा, जो हमें शिक्षा मुहैया करेगा। हमने बीजेपी को हराने के चक्कर में हमारा बहुत सारा नुकसान कर लिया है। हम क्यों बीजेपी को हराने के पीछे पड़े? हम क्यों बीजेपी को हराने का टोकरा अपने सर पे उठाए हुए हैं? मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता। अरे किसी को हराने के बजाय हम किसी को जिताने में वोट क्यों नहीं देते? अगर हम बीजेपी को हराने के बजाय हम हमारे अच्छे कैंडिडेट को बात करके, समझ के, कैलकुलेशन से, गिव एंड टेक की बुनियाद पर अगर उसे वोट देंगे, तो शायद ये हमारे हाथ में बेटर साबित होगा। याद रखना कि बदलाव इतनी आसानी से नहीं आता। आज मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है, बीजेपी के नाम से डराने का काम किया जा रहा है। तो हम और आप मुसलमान कौम डरने वाली कौम है क्या? लेकिन कोई हमें इमोशन तौर पे ब्लैकमेल करके, बीजेपी के नाम का डर दिखा के हमें एक तरफ माइल कर लेवे और एक तरफ हमारा वोट ले लेवे, बाद में वो खुद जाके किसी ऐसी पार्टी से मिल जाए, तो हम और आप क्या करेंगे? सोचिए। बाद में मूर्ख बनने से अच्छा है कि आज के वक्त में अपनी समझदारी दिखाएं, समझदार बने, सक्षम बने, होशियार वोटर बने, अपनी उंगली की इस ताकत को दिखाएं इस इलेक्शन में, अपने हित में वोट करें, अपने बच्चों के हित में वोट करें, अपने शहर के हित में वोट करें। आज शहर को बचाने का वक्त है, पहले अपने शहर को बचा ले। आज हमारे शहर के बड़े बड़े मुद्दे हैं जो पूरा शहर जानता है। टोरेंट का मुद्दा, कब्रिस्तान का मुद्दा, हॉस्टल का मुद्दा, रिजर्वेशन का मुद्दा, स्कूल रिजर्वेशन का मुद्दा और 26 एकड़ की मित्तल का रिजर्वेशन का मुद्दा। तो हमें आज शहर को बचाने की बात है, रिजर्वेशन को बचाने की बात है, हमारे स्कूलों का रिजर्वेशन बचाने की बात है। हमारे शहर में तो 26 एकड़ में जो रिजर्वेशन है, वहां बस डिपो है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, ड्रामा थिएटर है और रिक्रिएशन गार्डन है, मार्केट है। ये तमाम चीजें आज दांव पर लगी है। तो हमारा आपको आज शहर हित में सोचना है। अगर शहर बचेगा तो हम बचेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बचेगा। अगर हमारे शहर में
डिग्री कॉलेज आती है, स्कूलें आती है और रिजर्वेशन जगह है वहां स्कूलें बन जाती हैं, तो सोचिए कितने हजारों बच्चों का फायदा होगा। आज हमारे बच्चे अच्छी कॉलेज में पढ़ने के लिए या तो थाना जाते हैं या तो यहाँ वाशी जाते हैं। आज हमारे शहर में कोई एक अच्छी डिग्री कॉलेज नहीं है जहां पर हमारे बच्चे पढ़ सकें। तो अगर एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमारे शहर में आ जाता है तो सोचिए इससे कितना फायदा हमारे बच्चों का होगा, उनके मुस्तकबिल का होगा। तो आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, उनकी भविष्य की बात है, तो आप जज्बात में ना आते हुए ये तमाम कैलकुलेशन करते हुए अपना वोट देना। हमारा सिर्फ मकसद है कि जनता के सामने रियलिटी लाना, हक लाना, सच्चाई लाना, ताकि हमारे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनका काम है लोगों को जगाना। तो ये एक प्रयास था, एक कोशिश थी लोगों के सामने सच्चाई और रियलिटी लाने की जो शहर की है, ताकि लोगों को अपने डिसीजन लेने में, वोट करने में आसानी हो, ताकि जज्बात में ना आते हुए, इमोशन में ना आते हुए सोच समझकर सही तरीके से ईमानदारी के साथ में अच्छे कैंडिडेट को वोट करें जो बाद में उनके हितों की रक्षा करें। ये बेटर है इसके कि ताकि हम किसी के बोलने पे, किसी के बहकावे में या किसी की पार्टी के डर से किसी को भी वोट दे देवे और 5 साल तक फिर पछताते रहे। ये जो इलेक्शन है ये महाराष्ट्र की दिशा और दशा तय करेगा कि कौन महाराष्ट्र का असली लीडर है और कौन महाराष्ट्र की असली पार्टियां हैं और महाराष्ट्र की जनता किसके साथ में है, महाराष्ट्र के लोगों ने अपना आशीर्वाद किसको दिया है। तो फिर 23 तारीख को शाम को ये समीकरण क्लियर हो जाएगा। जब तक लेट अस कीप अ फिंगर क्रॉस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।